हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हमें विजन IAS के 9th जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करने। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज हमें टोटल 6 आर्टिकल डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन डील्स विद द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उन्होंने रेपो रेट को हाइक किया है, तो उसके कारण क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक के पोर्शन है वो भी कवर किया जाएगा फर्स्ट आर्टिकल के तहत। एंड रिमेनिंग 5 आर्टिकल्स विल ऑल्सो बी डिस्कस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर करना ना भूलें। एंड टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, द लिंक हैज़ बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट डिलिंग लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इन्होंने डिसीजन लिया है कि जो रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए जाएंगे। यानी कि पहले ये जो रेपो रेट हुआ करती थी वो 4.40 हुआ करती थी, और अब अगर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 0.5% से बढ़ाया जा रहा है। तो टोटल आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4.9% का। ये ध्यान रखना है, व्हेन वी टॉक अबाउट 100 बेसिस पॉइंट तो इसका मतलब है आपका 1%, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 0.25%। एंड अगर हम 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0.5%। तो ये जरूर ध्यान रखनी है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं रहती है। बट अब हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैंने आपको बताया कि सिलेबस को पहले हम डिस्कस कर लेते। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस तो देख सकते हो आप, द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत आपका ये आर्टिकल कवर होगा। सो लेट्स मूव टू द आर्टिकल। तो आप हमें बताओ, ये जो RBI की MPC कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इन्होंने रेपो रेट को क्यों बढ़ाया है? तो सिंपल सा कारण यही है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन की समस्याएं बढ़ती दिख रही हैं। मोर देन 6% अभी आपका इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे होने लगते हैं। तो RBI की ये जो आपकी MPC कमिटी है, इसका काम यही है कि हमें इन्फ्लेशन को अपने टारगेट के अंतर्गत रखनी है। एंड वो टारगेट क्या है? 4% ±2%, यानी कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% जा सकता है एंड मिनिमम जो है वो आपका 2% जा सकता है। एंड अगर इससे बियॉन्ड अगर डाइवर्जन होता है तो जो MPC कमिटी है वो बेसिकली एक्शन लेती है टू कंट्रोल द राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो दैट्स वाई RBI ने जो रेपो रेट के हाइक है उसको बढ़ाया है। एंड साथ ही साथ ये भी बोला है कि ये जो हम एकोमोडेटिव पॉलिसी लंबे समय से लेकर आते रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद से, उससे भी कहीं ना कहीं डाइवर्जन देखने को मिली है। अब ये RBI की कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंस होती है ना। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंस उसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे एकोमोडेटिव स्टैंस है, न्यूट्रल स्टैंस है, हॉकिस स्टैंस है, यहाँ पर आप देखो, है ना, ये सब स्टैंस है, एज वेल एज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो इनको जानना जरूरी है बिकॉज ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि रेपो रेट बढ़ाने का क्या मतलब है। रेपो रेट का मतलब ये है कि जो रेट पर या जिस रेट पर जो बैंक्स हैं वो RBI से लोन लेती हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अब आप हमें बताओ, अगर रेपो रेट महंगी हो रही है तो इसका मतलब बैंक आसानी से RBI से लोन नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी सप्लाई है बैंकों के पास वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली कम होगी। दैट्स वाई, चूँकि मनी सप्लाई बैंकों के पास कम होगी तो बैंक जो है कंज्यूमर्स को, लाइक मी एंड यू, या फिर कोई कंपनी है, उनको लोन देना महंगा पड़ेगा। यानी कि यूँ कह सकते हो कि महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन जो है बैंक देंगे। दैट्स वाई अभी आप देख रहे होगे कि EMI के जो रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ये आपका रेपो रेट का कमाल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो रेपो रेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लैंड्स शॉर्ट टर्म फंड टू द बैंक्स, ठीक है। अब इन्फ्लेशन हाई होने के क्या कारण है? तो एक तो इन्फ्लेशन हाई होने के कारण आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जब भी मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ेगी तो जो आपका इन्फ्लेशन है वो बढ़ने की संभावनाएं होती है। और ध्यान रखें कि जब आपका कोविड-19 पैंडेमिक आया था तब से ही कहीं ना कहीं RBI ने एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस रखी थी,
सो डैट जो हमारी इकोनॉमी है उसको आसानी से रिकवर कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। एक तो ये कारण हो गया। एंड दूसरा है कि जो आपका सीरीज ऑफ सप्लाई शॉक्स चल रहे हैं, यानी कि सप्लाई की कमी, प्रोडक्ट की सप्लाई की कमी होगी तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो अभी जो यूक्रेन वॉर जो आप देख रहे हैं उसके कारण बहुत सारे जो मटेरियल्स है उसकी सप्लाई की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो ये दो कारण हो गए। तो अगर हम बात करें कि ये जो आपका रेपो रेट बढ़ाया है इससे क्या इम्पैक्ट होगा आपका वेरियस स्टेक होल्डर्स के ऊपर, जैसे डिपोजिटर्स की बात करें तो डिपोजिटर्स को तो बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? बिकॉज अब जो मनी है वो डियरर हो गई है। जब मनी डियरर हो जाती है तो जो बैंक है जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे डिपॉजिटर्स के मनी पर, लाइक जो आपका फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, तो इन सब पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिटर्स के लिए तो बढ़िया है, यानी कि डिपॉजिटर्स के लिए बढ़िया है, उनको हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बोरोवर्स के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि लोन जो है वो लेना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि बैंक जो है वो लेंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे। क्योंकि आरबीआई ने ही अपना जब लेंडिंग रेट बढ़ा दिया है बैंकों के लिए, तो इनडायरेक्टली बैंक भी क्या करेंगे, अपने लेंडिंग रेट्स को बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड बॉन्ड होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देख लो, सॉवरिन एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स जो भी हैं, जो उन्होंने बॉन्ड होल्ड करके रखा है, तो उसके वैल्यू में भी इरोजन देखने को मिल सकती है, बिकॉज द यील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें अदर डिसीजंस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिए गए हैं, तो एक तो ये है कि अपर लिमिट जो है हाउसिंग लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वो अपर लिमिट बढ़ेंगी। ठीक है, एंड ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो अब कॉमर्शियल रियल एस्टेट में भी फाइनेंस कर सकते हैं। पहले रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स रियल एस्टेट में फाइनेंसिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये अलाउ की गई है। रियल एस्टेट मतलब क्या? जो बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, वो सब रियल एस्टेट हो गए। ठीक है, द सेक्टर दैट डील्स विद द प्रॉपर्टी। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि जो क्रेडिट कार्ड्स है ना, उसको भी अब यूपीआई प्लेटफॉर्म से लिंक किया जाएगा। अभी क्या होता है, जब भी आप यूपीआई रजिस्टर करोगे तो आपसे डेबिट कार्ड मांगा जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड को भी लिंक किया जा सकता है यूपीआई से। लेकिन शुरुआती दौर में जो रुपे क्रेडिट कार्ड होंगे उसी को लिंक किया जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो क्रेडिट कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन्स भी कहीं ना कहीं यूपीआई प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो डिसीजन ली गई है वो आप देख सकते हो, जो लिमिट है ऑन ई मैंडेट ट्रांजेक्शन्स, जैसे सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, एजुकेशन फी पे करना, तो जो ई मैंडेट ट्रांजेक्शन्स है उसके लिमिट को भी बढ़ा दी गई है। तो पहले आपका जो मैक्सिमम लिमिट था ट्रांजेक्शन्स का वो 5,000 था, उसको बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दी गई है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि आरबीआई जो है वो एकोमोडेटिव स्टैंड से डाइवर्ट हुई है, तो ऐसे 4-5 पॉलिसी स्टैंड से जो आरबीआई टाइम टू टाइम लेते रहती है, इंडिकेट करती है इकोनॉमी को। एक है आपका एकोमोडेटिव स्टैंड, इसके तहत सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को एक्सपेंड करने का प्रयास करता है। नाम से ही पता चल रहा है एकोमोडेटिव, तो यानी कि आने वाले समय में सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को एक्सपेंड करेगा, या फिर सिंपली कहें तो जो पॉलिसी रेट है या फिर रेपो रेट है उसको कम करेगा। जैसे ही रेपो रेट, पॉलिसी रेट कम हुआ तो मान के चलो कि जो बैंक्स होंगे, कमर्शियल बैंक्स, उनको सस्ते में लोन मिलेंगी और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है। न्यूट्रल स्टैंस का मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जो की रेट है या रेपो रेट है वो कट कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के आधार पर। एंड अगर हम बात करें हॉकिस स्टैंस की, तो हॉकिस स्टैंस का मतलब ये है कि जब सेंट्रल बैंक ये सोच लेता है कि हमें मनी सप्लाई को कर्व ही करना है, और मनी सप्लाई को कर्व करना है मतलब कि हमें इन्फ्लेशन को लो करना है, तो इसका मतलब की रेट जो है या पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट को बढ़ाने के फिराक में। तो अभी आप हमें बताओ कि जो आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है जिसके तहत रेपो रेट को 4.9% कर दिया गया है, ये कौन सा स्टैंस है? ये हॉकिस स्टैंस ही तो है। ठीक है, मनी सप्लाई को कर्व करने का प्रयास किया गया है। एंड अगर हम बात करें कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की, तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग भी एक प्रकार से रेक हाइक की ही बात करता है, बट इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, यानी कि आने वाले समय में वो रेट जो है वो हाइक कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन्स कि जब भी वो पॉलिसी मीटिंग करेंगे तब तक वो रेट हाइक करेंगे ही करेंगे। तो ये बात है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स गो टू द सेकंड आर्टिकल। इंडिया एंड वियतनाम साइंस म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट।
तो बिफोर डिस्कसिंग पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, आप हमें बताओ कहाँ पर होगा सिलेबस। यस, बायलैटरल रिलेशंस आपका देख सकते हो, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो इसके अंतर्गत आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो प्रीलिम्स 2022 हुई थी उसमें आपका वियतनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। और वहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर आप आंसर पर पहुँच सकते थे। तो वियतनाम आपको ही पता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना। वियतनाम इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ आसियान, है ना। आसियान में टोटल 10 कंट्रीज आ जाते हैं जो मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही होते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली इंडिया और वियतनाम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट साइन किया है, सो दैट जो मिलिट्रीज होंगे दोनों देश के, यानी कि फॉर इंडिया एंड द वियतनाम, वो एक दूसरे के जो नेवल बेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ द शिप्स एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सप्लाई, ठीक है। एंड ये जो MOU साइन हुई है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऊपर, ये एक प्रकार से वियतनाम के लिए पहला मेजर एग्रीमेंट है जो वियतनाम ने किसी दूसरे देश के साथ साइन की है। अन्य क्या मेजर एग्रीमेंट हुए हैं तो देख सकते हो यहाँ पर आप देखो। तो ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 ये रिलीज़ की गई है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉपरेशन है बिटवीन द कंट्रीज उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। साथ ही साथ भारत वियतनाम को $5 मिलियन डिफेंस ऑफ लाइन क्रेडिट देगा। डिफेंस ऑफ लाइन क्रेडिट का सिंपल सा मतलब है इट इज़ ए टाइप ऑफ लोन, ठीक है। एंड द थर्ड मेजर डेवलपमेंट जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो ये कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने ट्रान क्वेक पगोडा, जो कि एक फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पर इन्होंने विजिट किया। यहाँ पर आप देखो, है ना। और कहीं ना कहीं रीअफर्म करता है जो इंडिया और वियतनाम के बीच जो एज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड पीपल टू पीपल लिंकेजेज है उनको। अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है डिफेंस एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का, ये आप जनरल यूज कर सकते हो, और किसी भी देश के साथ डिफेंस एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो एग्रीमेंट है वो इंडिकेट करता है शेयर्ड डिजायर्स ऑफ बोथ द कंट्री की बोथ इंडिया एंड वियतनाम वांट्स टू कंस्ट्रेन द चाइना, ठीक है, सो दैट जो चाइना है वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करे। नहीं तो आप देखते हो चाइनीज एग्रेशन कितनी ज़्यादा डोमिनेट करती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो अभी आपका US चाइना कन्फ्लिक्ट चल रहा है एक प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, तो वियतनाम एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया के लिए भी और US के लिए भी। दैट्स वाई द कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप बिटवीन दीज कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो एग्रीमेंट हुआ है वियतनाम के साथ वो एक प्रकार से लेटेस्ट है और मोर सिग्निफिकेंट स्टेप कह सकते हो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिकॉज वियतनाम का लोकेशन एक बार मैप में देखना तो आपको आराम से पता चल जाएगी वाई वियतनाम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशली फॉर इंडिया एंड टू कंस्ट्रेन चाइना। एंड नेक्स्ट चीज़ देख सकते हो कि इंडिया की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको भी स्ट्रेंथन करता है बिकॉज वियतनाम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन एज वेल एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी ये आप हमें बताओ। एंड अगर हम बात करें लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की, तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, तो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से जो मिलिट्री फैसिलिटीज होती है एक दूसरे देश के बीच उसको एक्सचेंज या फैसिलिटेट किया जाता है सो दैट फ्यूल सबको एक्सचेंज कर सके, है ना। एज वेल एज म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन सिंप्लीफाइंग द लॉजिस्टिकल सपोर्ट। और इंडिया ने सेवरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वियतनाम पहला देश है जिसके साथ भारत ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर रखे हैं, सारे क्वाड कंट्रीज के साथ तो कर चुके हैं। क्वाड कंट्रीज में कौन आ जाते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US। अलॉन्ग विद दैट फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब के साथ भी आपका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमने सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बैन्स द यूज ऑफ कोल इन दिल्ली नियर बाई सिटीज फ्रॉम Jan 2023। तो बेसिकली जो कोल का इस्तेमाल होता था दिल्ली एंड NCR रीजन में, लेट्स से चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस हो, डोमेस्टिक पर्पस हो या फिर अदर मिसलेनियस एप्लीकेशंस के लिए हो, तो अब इसके इस्तेमाल को बैन कर दिया जाएगा सो दैट जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसको कर्ब किया जा सके। या जो पोल्यूशन की समस्याएं जो दिल्ली में देखने को मिलती है
उसको कर्व किया जा सके। तो आप देख सकते हो जो CAQM है, इन्होंने जो डायरेक्शन इशू किया है, इसके तहत जो यूज है कोल का इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक या फिर अदर मिसलेनियस एप्लीकेशंस, उसके इस्तेमाल को बैन किया जाएगा सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सके। आपको भी पता है कि कितनी ज़्यादा पॉल्यूशंस हमें दिल्ली और NCR रीजन में देखने को मिलती है, तो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू डील विद दैट, ठीक है। और कोल आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग एक प्रकार से रिसोर्स कह सकते हो, एंड इसके कारण जो पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा एडवांस हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो यूज है आपका लो सल्फर कोल का थर्मल पावर प्लांट्स में, उसको एग्जेम्प्ट किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लो सल्फर कोल कैन बी यूटिलाइज इन द थर्मल पावर प्लांट, इट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बैन। एंड ये जो बैन है ऑन द यूज ऑफ कोल, ये कब इन्फोर्सेबल होगा, तो 1 अक्टूबर 2023 1 अक्टूबर 2023 नहीं, ये जो आपका 1 अक्टूबर 2022 है, इसी महीने से आपका ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उन एरियाज़ में, ऐसा नहीं कि सारे एरियाज़ में, उन एरियाज़ में जहाँ पर आपका PNG की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध है। एंड फ्रॉम जनवरी 1 2023 इन दोज एरिया जहाँ पर अभी PNG सप्लाई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि जो आपके इंडस्ट्री होते हैं जो कोल का इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों PNG इस्तेमाल करने से पीछे हटते हैं। वो इसीलिए क्योंकि कोस्ट जो है उनको ज़्यादा लगता है, कोल में तो कोस्ट कम होती है, तो इवन PNG इंफ्रास्ट्रक्चर है तो भी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दैट्स वाई ये बैन लगाई गई है कि भाई साहब जहाँ पर PNG इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा होंगी, तो अक्टूबर 1 से आपको वही यूज करना पड़ेगा, कोल यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर PNG सप्लाई अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली जनवरी 1 2023 से वहाँ पर ये बैन लागू होगी, बिकॉज वहाँ पर PNG सप्लाई अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इस बैन का, तो देख सकते हो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें कमी देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग द पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड CO2 एंड CO। एंड एक और बेनिफिट ये होगा कि अप्रोक्स 1.7 मिलियन टन्स ऑफ कोल एनुअली कहीं ना कहीं बचाए जा सकते हैं, जो अभी फिलहाल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो NCR रीजन में है वो यूज होते हैं, तो बच सकते हैं कोल, ठीक है। एंड अगर हम बात करें CAQM की, तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये जो CAQM है आपका, ये अब स्टेटूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुआ है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। तो ये काफ़ी रिसेंट मूव है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार इसे जो इस्टेब्लिश किया गया था ये 2020 में ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ऑर्डिनेंस आपको पता है ना, प्रेसिडेंट इशू करते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितने महीने की होती है आप हमें बताओ। और इसको हेड कौन करेगा, तो चेयरपर्सन के द्वारा हेड किया जाएगा, जिनके पास एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, या फिर 25 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपील कहाँ हो सकता है इनसे रिलेटेड, अगर कुछ मैटर आया तो अपील जो है आपका चैलेंज कर सकते हैं NGT में, है ना। तो CAQM के कोई ऑर्डर्स के ऊपर आपत्ति है, डायरेक्शन जो इशू किया उसके ऊपर आपत्ति है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है NGT में। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। एंड अगर हम CAQM के फंक्शंस की बात करें तो देख सकते हो एक प्रकार से एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने का काम करती हैं, एज वेल एज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टू प्रिवेंट द कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द NCR। तो ये काम है आपका। एंड साथ ही साथ कंडक्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू नेटवर्किंग विद टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, एक प्रकार से रिसर्च सब भी कंडक्ट करना, ठीक है, इन दीज फील्ड्स। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। एंड सिलेबस तो आपको पता होगा ना, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, इसके अंतर्गत ही कवर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो ये है आपका NCPCR, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने ऐप लॉन्च किया है सो दैट जो रिहेबिलिटेशन है चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशंस का, उनमें मदद मिल सके। तो ये चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशंस ये कौन है, इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, बिकॉज इन्हीं से जुड़ा आपका आर्टिकल है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन, तो देख सकते हो आप, ये बेसिकली कोई भी चाइल्ड हो सकते हैं इफ़ द चाइल्ड लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स अलोन, या फिर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द डे, या फिर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स विद द फैमिली। आप तो देखते होगे, अगर कभी ट्रैवलिंग करते होगे तो रोड के आसपास बहुत सारे बच्चे दिख जाते हैं जो दिन या रात में आपको अकेले स्ट्रीट पर चलते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो who is the children in a street situation if that child is living on the streets alone, living on the street during the day or living on the street with the family। तो अगर हम बात करें इस ऐप की, तो इस ऐप का नाम है आपका CISS एप्लीकेशन, और इसे बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत लॉन्च किया गया है सो दैट इन चिल्ड्रन का रिहेबिलिटेशन आसान किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आप देख सकते हो जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, इट विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 4 मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन। तो इसके अंतर्गत ये आपका कवर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्दर डिटेल्स की, तो बाल स्वराज जिसके अंतर्गत ये CISS एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, एक पोर्टल है जो लॉन्च की गई है NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। ये स्टेटूटरी बॉडी है बेसिकली, और इसका काम क्या होगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग करना एज वेल एज डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चिल्ड्रन का विच नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। और इस पोर्टल का 2 फंक्शन है, एक तो ये कि कोविड केयर प्रोवाइड करो, एंड एक है आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। ठीक है, एंड ये जो इनिशिएटिव है वो ली गई है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो आपका CISS एप्लीकेशन जो डेवलप की गई है, इसके माध्यम से जो चिल्ड्रन हैं इन द स्ट्रीट सिचुएशंस उनसे रिलेटेड डाटा को रिसीव किया जा सकता है फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूटी, एंड उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है हमने डिस्कस भी कर लिया। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आर्टिकल 51A जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है बेसिकली, उसको भी एम्बडी करता है। कैसे? बिकॉज एक प्रकार से पब्लिक को ये प्लेटफॉर्म देता है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं एनी चाइल्ड विच नीड्स असिस्टेंस, एंड ऑल्सो दे कैन प्रोवाइड हेल्प इन केस द चाइल्ड इज इन नीड। ठीक है, और NCPCR की बात करें तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये हमने आपको बताया, और इट कम्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005। एंड जो बाल स्वराज है ये आपका 6 स्टेज फ्रेमवर्क को फॉलो करता है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो वो क्या है आपका 6 स्टेज फ्रेमवर्क? तो एक तो ये है कि कलेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन डिटेल, जो बच्चों के डिटेल्स है उसको कलेक्ट करो थ्रू द पोर्टल, एंड उसके बाद चिल्ड्रन के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करो, है ना। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। एंड नेक्स्ट इज योर फॉर्मुलेटिंग एन इंडिविजुअल केयर प्लान, कि उसका कैसे हम केयर कर सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट इज योर द ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी बेस्ड ऑन द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एंड साथ ही साथ कुछ सर्टेन स्कीम्स एंड बेनिफिट जो चलाए जाते हैं वो एलोकेट किया जाए टू द बेनिफिशियरी दैट कैन अवेल। एंड साथ ही साथ एक चेक लिस्ट तैयार करना है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस, की क्या प्रोग्रेस हुई है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम गवर्नमेंट टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है, आपको भी पता होगा, तो डिस्कस करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि एक तो ये डिसीजन ली गई है कि जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, वो पहले 1000 करोड़ थी, तो उसको बढ़ाकर आप देख सकते हो 7500 करोड़ रुपये कर दी गई। तो क्या बेनिफिट होगा इन स्टेप्स का? तो पहली बात तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि मोर कैपिटल आएगा। तो जाहिर सी बात है ये इन कैपिटल का इस्तेमाल करके जो भी बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो चला सकते हैं। एंड साथ ही साथ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है टू द अदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो ये बात है। साथ ही साथ डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ये ट्रिगर करेगा इन द स्पेस सेक्टर, बिकॉज लेट्स से कि नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले, तो उसके लिए जो भी वेरियस डोमेस्टिक इंडस्ट्री होंगी जो उन रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करके इन स्पेस सेक्टर को दे सकती है, तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो भी बूस्ट होगी, एंड जो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल स्पेस मार्केट में वो भी बढ़ेगा। और सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, देख सकते हो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 5 है, ये अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस, इसके अंतर्गत कवर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें NSI की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसको 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के रूप में। और ये आपका किसके अंतर्गत आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। याद रखना ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। और ये कमर्शियल विंग है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इनका क्या फंक्शन है? तो इंड टू इंड कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज कंडक्ट करना, एज वेल एज फुल फ्लेज सैटेलाइट ऑपरेटर के रूप में भी वन ऑफ द फंक्शन। एंड
इसका एम क्या है, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज है रिलेटेड टू द स्पेस, उसको एक प्रकार से हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में तैयार करना फॉर द स्पेस प्रोग्राम। कैसे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म के माध्यम से, साथ ही साथ जो इमर्जिंग कॉमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस मार्केट की नीड है। बिकॉज आपको ही पता है ना, इंडिया एक प्रकार से चीप रेट पर एंड चीप प्राइसेस पर लॉन्चिंग सैटेलाइट तैयार कर पाता है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव की कैसे हम जो इमर्जिंग ग्लोबल कमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस मार्केट के नीड्स हैं ग्लोबल लेवल पर, उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके क्या मेजर बिजनेस होंगे, तो एक तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोड्यूस करना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोड्यूस करना थ्रू इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज एंड बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप बाय इसरो। ये सब कुछ फंक्शंस हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स लास्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ नोटिफाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022। तो क्या की हाईलाइट है, तो पहली बात तो ये कि जो लिमिट ऑफ ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन है उसको कम किया है। पहले 1 मेगावाट मिनिमम लिमिट होती थी, अब जो है आपका 100 किलोवाट कर दिया गया है फॉर द ग्रीन एनर्जी। ये क्या है ओपन एक्सेस, तो ओपन एक्सेस को आपको समझना पड़ेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट ओपन एक्सेस, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में एक कीवर्ड यूज होता है। इसके तहत बेसिकली जो भी कंपनी है या इंडस्ट्री है विच रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, और यूँ कहें कि जो हैवी यूजर्स हैं तो वो चीप पावर खरीद सकते हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है, तो पहले क्या था, ये जो मिनिमम लिमिट था 1 मेगावाट था, अब क्या है 100 किलोवाट कर दिया गया है फॉर द ग्रीन एनर्जी। तो इसको करने का क्या मकसद है, तो जो स्मॉल कंज्यूमर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पावर को, कैसे, ओपन एक्सेस के माध्यम से या फिर मार्केट्स के माध्यम से। तो साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा इन द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ ओपन एक्सेस। ये भी कुछ डिसीजन लिए गए। कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो जो ओपन एक्सेस अप्रूवल्स है वो 15 दिन के भीतर भीतर ही ग्रांट कर दी जाएंगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली इसे अप्रूव्ड माना जाएगा सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, और ये आपका सब नेशनल पोर्टल के माध्यम से होगा। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस के भी प्रोविजंस हैं ऑन ऑल ऑब्लिगेटेड एंटिटीज इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस। तो ये जो आपका ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ क्या होता है, तो बेसिकली इसके तहत जो आपके डिस्कॉम कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको बाइंड किया जाता है कि भाई साहब आपको सर्टेन पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में खरीदना पड़ेगा फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। ठीक है, साथ ही साथ ग्रीन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे फॉर द कंज्यूमर्स इफ दे कंज्यूम द ग्रीन पावर, एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज, एक प्रकार से टैक्स ही है, वो अप्लीकेबल नहीं होगा अगर ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। इसके माध्यम से आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव क्या है, लेकिन आप सिलेबस को पहले देखो कि सिलेबस में क्या बातें हो रही है। तो आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इसके अंतर्गत आपका ये कवर होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव की बात करें तो पहली बात तो ये कि एसेसेबल, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी हासिल हो सकेंगी, एंड साथ ही साथ जनरेशन, परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इसको प्रमोट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग एनर्जी फ्रॉम द वास्ट टू एनर्जी प्लांट। साथ ही साथ जो ओवरऑल अप्रूवल प्रोसेस है फॉर ग्रांटिंग द ओपन एक्सेस, तो उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 दिन के भीतर भीतर इसको अप्रूव दे दिया जाएगा। साथ ही साथ टू इनेबल द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर ओपन एक्सेस टू द ग्रीन पावर, अभी हमने देखा। एंड इंडिया की जो कमिटमेंट है ऑफ अचीविंग 50-100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, तो वो भी कहीं ना कहीं हासिल हो सकेंगी। सो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल डिस्कस की। होप यू अंडरस्टूड वेल, एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।